Dear students and all my dear viewers, today again you are welcome to Mishra Sir classes of English. Particularly here in this class I am going to describe you one of the important chapter and perhaps the most difficult chapter of ICSE stories, that is Chief Seater's speech. It has been a challenging task for all the students to understand it very clearly because it is in reality this is not a story but it is the speech. It is the speech of Chief Seater, what was delivered by him in 1854 in Washington. So, why this speech was delivered? Who this person, Chief Seater, was? It is very essential to go through the chapter. Before that, we have to know who this person, who this man, Chief Seater, was and on which occasion this speech was delivered. So, हम लोग चलते हैं चीफ सीटर के बारे में. हु चीफ सीटर वाज, पहले सवाल का जवाब करते हैं. तो चीफ सीटर एक ट्राइबल पीपल था. ही वाज ए ट्राइबल पीपल एंड ही बिलोंग टू सिक्वेम्स ट्राइब. ही वाज बोर्न इन 1780 नियर ब्लैक आइलैंड इन वाशिंगटन. He belonged to Siquamis tribe and he was a great leader of tribal people. He was a great warrior. In spite of these two things, leader and warrior, he was a great orator. And when he addressed to his audience, he spoke very loudly. He spoke very boldly. So, for his aggressive speech, for his bold speech, he is very much famous as a tribal leader. Particularly in this story, actually this is not a story, but this is an extract from चीफ सीटर स्पीच. 1854 में जो स्पीच चीफ सीटर ने दिया था उसका एक पार्ट यहाँ पर लिया गया है और ये ICS स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है. लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर ये स्पीच दिया क्यों गया था. तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा और पहले हम अंदर जाते हैं और इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है और किस चीज़ के ऊपर ये दिया गया है. तो एक्चुअली अमेरिका के हिस्ट्री को समझते हैं. अमेरिका जो था, यहाँ पर जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, ओरिजिनल जो रहने वाले लोग थे, उनको यहाँ पर रेड इंडियंस या नेटिव अमेरिकन्स के नाम से जाना जाता था. दे वर द नेटिव अमेरिकन्स. मतलब वो कौन लोग थे? रेड इंडियंस थे. लेकिन और वो लोग यहाँ के मूल निवासी थे. लेकिन कॉलोनियल पीरियड में ज़्यादातर लोग यूरोपियन कंट्रीज से अमेरिका में आकर रहने लगे. आए तो ट्रेड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने रह लिया, अपना घर बना लिया और उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि ओरिजिनल निवासी जो था रेड इंडियन, उन्हीं को ये लोग क्या करते गए, वहाँ से हटाते गए, उनके अधिकार को छीनते गए और उनकी स्थिति यहाँ इतनी दयनीय कर दी कि उन्हें जीने और रहने के लिए भी उनके सहारे की ज़रूरत पड़ने लगी. तो उनके अत्याचार को देखकर ही, उसी को बेस करके चीफ सीटर ने ये स्पीच 1854 में वाशिंगटन में दिया है और इसी स्पीच को हम लोग आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. तो इस स्पीच को देखते हैं. बड़ा इम्प्रेसिव तरीके से चीफ सीटर ने इस स्पीच को रखा है. इसको थोड़ा सा और एक लाइन समझ लें तो इसको समझना बेटर होगा. एक्चुअली बात अभी फ़िलहाल ओकेशन क्या है, किस ओकेशन पर ये दिया गया है. तो ओकेशन ये है कि अभी अभी गवर्नर जो था वाशिंगटन का, उस गवर्नर ने यहाँ पर एक लेटर दिया है रेड इंडियंस को और उस लेटर में रेड इंडियंस के ग्रुप को, सभी रेड इंडियंस को ये कहा गया है कि तुम्हारे पास जो ज़मीन है वो ज़मीन तुम गवर्नमेंट को दे दो और गवर्नमेंट तुमको रहने के लिए, खाने के लिए तुम्हारी व्यवस्था करेगी. ऐसा प्रपोजल उसने दिया, फ्रेंडशिप का प्रपोजल दिया. और उसी प्रपोजल से चीफ सीटर जो रिएक्ट करता है, उसी रिएक्शन को इस स्टोरी में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं. तो देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं. इस स्टोरी का जो डिटेल्ड समरी है, एकदम जो एक एक चीज़ जो यहाँ पर मैं समझने की योग्य है उसको मैं यहाँ समझाऊंगा और जो चीज़ यहाँ पर समझने की योग्य नहीं है उसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं. इसलिए हम यहाँ पर इसके एक एक पार्ट को यानी समझेंगे और अच्छी तरह से इसके समरी को हम लोग देखेंगे. जैसा मैंने कहा कि चीफ सीटर बिलोंग टू ए सिक्वेम्स ट्राइब. सिक्वेम्स ट्राइब से बिलोंग करता था और ये एक बहुत बड़ा रेपुटेड, एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर था ट्राइबल पीपल के बीच में. इनके बीच में काफ़ी पॉपुलर फिगर था और अपनी इम्प्रेसिव स्पीच में इन्होंने ये कहा है कि वाइट सेटलर्स और रेड इंडियंस के बीच में समझौता हो जाए तो अच्छा है. इन दोनों के बीच में जो दुश्मनी सदियों से चली आ रही है, इस दुश्मनी का अंत हो जाए और ये दोनों ही एक दूसरे
के साथ मिलकर रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन ये स्पीच ही गेव पावरफुल आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ नेचर, रिस्पेक्ट ऑफ नेटिव अमेरिकन्स लैंड राइट्स। नेटिव अमेरिकन्स का जो लैंड राइट्स है, नेटिव अमेरिकन्स का जो ज़मीन पर अधिकार है, यहाँ के चूँकि मूल निवासी हैं तो यहाँ के ज़मीन पर उनका अधिकार है, तो इस चीज़ के लिए और इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यहाँ पर उन्होंने ये स्पीच दिया है। चीफ सीरियल का ये मानना है कि अगर वाइट चीफ मतलब गवर्नर ने उनके फ्रेंडशिप को स्वीकार किया, उनके फ्रेंडशिप के लिए उन लोगों ने फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ाया, ये इसके लिए उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। और साथ में उन्होंने तारीफ भी की, किस लिए? द काइंडनेस एंड ग्रेटनेस ऑफ द वाइट चीफ के काइंडनेस और ग्रेटनेस के लिए उन्होंने तारीफ की। एक तरह से ये क्या है, तो एक तरह से ये कमेंट भी है, एक तरह से आयरोनिकल भी है, तारीफ कर नहीं रहा है लेकिन यहाँ कहता तारीफ की। क्या कहता है यहाँ पर कि वो हमारा ज़मीन खरीदना चाहते हैं हमारा ज़मीन, और साथ साथ उन्होंने क्या किया, ही इज़ विलिंग टू अलाउ देम लिबर्टी टू लिव कंफर्टेबली, और हमें आराम से रहने के लिए उन्होंने एक ऑफ़र दिया है कि तुम अपना ज़मीन मुझे दे दो और हम तुम्हारी सारी सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे। वाह, कहता है ही कॉल्स इट ए जेस्चर ऑफ जेनरोसिटी, और ये एक तरह से जेनरस वर्क है, एक तरह से ये उनका अच्छा काम है। हालांकि इनके नज़र में अच्छा काम नहीं है, उन्होंने आयरोनिकली एक बात कहा है। और फिर अब यहाँ पर पुराने दिनों की याद करते हैं। इसमें 4-5 ऐसा पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और वह है जैसे दोनों के बीच में वाइट सेटलर्स और रेड इंडियंस के बीच में जो हॉस्टिलिटीज़ थी वो उसके बारे में, या दोनों का जो रिलीजन था उसके बारे में, दोनों के गॉड के बारे में, तो ये सब अलग अलग चीज़ें उन्होंने समझाया है। तो इसको हम लोग देखेंगे और लास्ट में चीफ सीरियल्स का डिसीजन क्या होता है वो भी देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों ट्राइब के बीच में जो बरसों से चली आ रही एक हॉस्टिलिटीज़ थी, जो तरह से गुस्सा था, दुश्मनी थी, वो कैसा था। चीफ सीरियल यहाँ पर याद करता है उस टाइम को, कब? जब वाइट पीपल उसके पूर्वजों को यानी रेड इंडियंस को हराते हुए, भगाते हुए, वेस्टवार्ड धकेलते हुए उसको यानी वहाँ से भगा दिया। देयर वर हॉस्टिलिटीज बिटवीन देम, क्योंकि उन दोनों के बीच में, रेड इंडियंस और वाइट सेटलर्स के बीच में काफ़ी दुश्मनी थी। इनकी इच्छा है, चीफ सीरियल की इच्छा है कि ये हॉस्टिलिटीज़, वो दुश्मनी जो पहले थी वो अब कभी वापस न आए। और कब होगा? जब दोनों के बीच में दोस्ती हो जाएगी। ये कहता है कि आज के जो हमारे यंग जनरेशन के जो रेड इंडियंस हैं वो बदला लेना चाहते हैं वाइट पीपल से, बट द ओल्ड ट्राइबल पीपल आर वाइज, लेकिन हमारे जो ओल्ड ट्राइबल पीपल हैं, जो अभी बड़े बुजुर्ग लोग बचे हुए हैं, वो लोग बड़े वाइज हैं, एंड वुड नेवर लाइक टू रिज्यूम द हॉस्टिलिटीज टुवर्ड्स द वाइट्स, और वो नहीं चाहते कि वाइट्स के साथ जो हॉस्टिलिटीज़ है उसको बढ़ाया जाए, वो नहीं चाहते। इसीलिए चीफ सीरियल कहता है कि उसे उम्मीद है कि उसका गुड फादर जो वाशिंगटन में बैठा हुआ है, यहाँ पर गुड फादर बोला गया है किसको? जॉर्ज वाशिंगटन को, तो वुड प्रोटेक्ट देम, उनको बचाएगा, और जॉर्ज वाशिंगटन उनको बचाएगा, और इसके बदले में हमारे जो आदमी हैं, हमारे जो ब्रेव वॉरियर्स हैं, वो एक वॉल ऑफ स्ट्रेंथ के रूप में उनकी रक्षा करेगी, उससे बचाएगी। जो एनिमी यहाँ के लोगों को, वुमेन को, चिल्ड्रेन को, ओल्ड मैन को बचाने के, डराने के लिए आते हैं, उनसे हमारे लोग उनकी रक्षा करेंगे, वाइट पीपल की। देन रियलिटी, और अगर ऐसा होता है तो हम वास्तव में ये मान लेंगे, कि ये जो गुड फादर है यानी जॉर्ज वाशिंगटन, वो रियल में हमारे फादर हैं और हम रियल में उनके बच्चे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमारे लिए न तो फादर हैं और न हम उनके लिए बच्चे। अब देखते हैं यहाँ पर, बट फील्स दैट द गॉड, दोनों के गॉड को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो चीफ सीरियल है वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि गॉड ऑफ द वाइट पीपल लव्स हिज ओन पीपल, कि वाइट पीपल के गॉड सिर्फ वाइट पीपल से ही प्यार करते हैं, और वो ट्राइबल पीपल से यानी रेड चिल्ड्रेन से नफरत करते हैं, इसीलिए वो उसके गॉड नहीं हो सकते। उन्होंने अपने रेड इंडियंस बच्चों को छोड़ दिया है। फिर वो कहता है कि जो उसका अपना गॉड है, चीफ से कहता है कि वाइट मैन के गॉड तो छोड़ ही दिए हैं, बल्कि उसका जो अपना गॉड है, जो ग्रेट स्पिरिट है, उसने भी उसे छोड़ दिया है।
और उसकी ये शिकायत है कि गॉड ऑफ द वाइट पीपल डज नॉट लव हिज पीपल, कि वाइट पीपल के जो गॉड हैं वो हम लोगों से प्यार नहीं करते, इसीलिए वो हमें बचाते नहीं हैं। और उन्हें ये महसूस होता है कि वो क्या है, एक तरह से अनाथ हैं। दे फील लाइक ऑर्फेंस हु कैन लुक नोवेयर फॉर हेल्प, जहाँ पर उन्हें मदद के लिए कहीं पर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट ही रिमार्क्स दैट दे आर टू डिस्टिंक्ट रेसेज, और ऐसे कंडीशन में कह सकते हैं कि हम दोनों दो अलग अलग रेसेज से बिलोंग करते हैं। हमारा रेस और तुम्हारा रेस बिल्कुल अलग है, हम दोनों का ओरिजिन अलग है, हम दोनों की डेस्टिनीज अलग है, और हम दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस तरह से उसने गॉड को यहाँ पर कंपेयर किया। फिर वो कहता है यहाँ पर रिलीजन के मामले में, ये कहता है ही देन सेज दैट द व्हाइट मैन्स रिलीजन वाज रिटन अपॉन टैबलेट्स। व्हाइट मैन का जो रिलीजन है वो टैबलेट पर लिखा हुआ है, पत्थरों पर लिखा हुआ है। और लिखा किसने है? बाय द आयरन फिंगर्स ऑफ देयर गॉड। गॉड ने अपने आयरन फिंगर से लिखा है, ऐसा जो कभी मिट नहीं सकता। सो रेड मैन को नेवर कॉम्प्रिहेंड, और रिलीजन को रेड मैन कभी समझ ही नहीं सकता और न तो उसे याद है। लेकिन रेड मैन का जो रिलीजन है, बट देयर रिलीजन इज द ट्रेडिशन ऑफ देयर एंसेस्टर्स। लेकिन चीफ थ्रेड कहता है कि उनका जो रिलीजन है वो क्या है, वो उनके एंसेस्टर्स के बनाए हुए जो रीति रिवाज परंपरा है उस पर बेस किया हुआ उसका रिलीजन है। इट कंट्रीब्यूट्स द ड्रीम्स ऑफ द ओल्ड मैन एंड इट्स रिटन इन द हार्ट्स ऑफ देयर पीपल। इतना ही नहीं, ये सपना है, ड्रीम है उनके ओल्ड मैन का, और जो रिलीजन उनके दिलों पर लिखा हुआ है। मतलब व्हाइट मैन का रिलीजन स्टोन पर लिखा हुआ है और हमारा रिलीजन हमारे दिलों पर लिखा हुआ है। ही फर्दर रिमार्क्स दैट देयर डेड सीज टू लव देम। वो कहता है यहाँ पर कि उनके जो डेड पर्सन हैं, जो लोग मर गए, उनको ये लोग प्यार करना छोड़ देते हैं। वाइट पीपल के जब कोई एंसेस्टर्स यानी फादर, फॉर फादर, ग्रैंडफादर्स कोई भी जब मर जाते हैं तो उनसे उनका अब कोई रिश्ता नाता नहीं रहता। लेकिन रेड इंडियंस के अगर कोई मरते हैं तो उनका रिश्ता नाता जन्मों जन्मों तक रहता है, एंड लैंड ऑफ देयर नेटिविटी। बट ऑन द अदर हैंड द डेड ऑफ हिज रेस नेवर फॉरगेट देयर ब्यूटीफुल वर्ल्ड। और यहाँ तक कि जो व्यक्ति मर जाते हैं हमारे देश में, वो मर तो गए लेकिन मरने के बाद भी इस दुनिया को भूलते नहीं हैं, इस दुनिया में आते रहते हैं, यानी उनकी आत्मा यहाँ पर आती रहती है। फिर चीफ सेक्रेटरी कहता है कि द रेड मैन हैज़ ऑलवेज फ्लेड द अप्रोच ऑफ द वाइट मैन। हर समय रेड मैन जो है नेटिव अमेरिकन्स, वो हर समय वाइट पीपल के लिए काम करते हैं। बट द वाइट मैन्स प्रोपोजिशन सिम्स फेयर एंड ही थिंक्स दैट हिज पीपल विल एक्सेप्ट इट। वाइट मैन की नज़र में उनका जो ये प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव बहुत ही अच्छा हो सकता है, और वो सोचते हैं कि जो हमारे लोग हैं ब्लैक पीपल यानी खासतौर पर रेड इंडियन इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उन्हें ये भी उम्मीद है कि देन दे विल ड्वेल अपार्ट इन पीस, कि वो लोग सब पीस में हो जाएंगे, उनके बीच में वो लोग पीसफुली रह पाएंगे। फॉर अ वाइल ही मॉर्न्स फॉर द ग्रेव्स ऑफ हिज पावरफुल पीपल। फॉर अ वाइल, एक मिनट के लिए फिर कहता है ही मॉर्न्स ओवर द ग्रेव्स ऑफ हिज पावरफुल पीपल। हमारे जो बड़े बड़े लोग थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, मैं उनकी मौत पर कुछ समय के लिए मौर्न करता हूँ, अफसोस जताता हूँ, शोक जताता हूँ। एंड देन ही फिलोसफाइज दैट ट्राइब फॉलोज ट्राइब एंड नेशन फॉलोज नेशन। फिर इसके बाद ये कहता है कि एक ट्राइब के बाद दूसरा ट्राइब, दूसरा के बाद तीसरा, एक देश दूसरे देश को फॉलो करता है, फिर दूसरा किसी और देश को फॉलो करता है, लाइक द वेव्स ऑफ द सी। ये चलता रहता है। किस तरह से? जैसे वेव होता है सी में, एक वेव के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वैसे ही ये परंपराएं भी चलती रहती है। एंड इट इज़ द ऑर्डर ऑफ नेचर, और ये नेचर का नियम है, इट इज़ द लॉ ऑफ द नेचर। इसलिए एंड द रिग्रेट इज यूजलेस, हमें कभी भी इस पर कोई अफसोस नहीं करना चाहिए। फिर चीफ सेक्रेटरी कहता है कि दे विल पॉन्डर ओवर देयर प्रोपोजिशन एंड कन्वे टू देम देयर डिसीजन। हम लोग आपके प्रपोजल पर विचार करेंगे, और विचार करने के बाद हमारी जो राय होगी वो हम आपको ज़रूर बता देंगे। बट बिफोर द डिसीजन ही पुट्स ए कंडीशन। लेकिन इससे पहले कि हम लोग किसी डिसीजन में पहुँचे, मेरा एक शर्त है। क्या कहता है चीफ सेक्रेटरी? शर्त क्या है? द कंडीशन इज़ दैट दे विल बी फ्री टू विजिट द टॉम्ब्स ऑफ द एंसेस्टर्स। कि हमारे, जब मैं आपको अपना ज़मीन दे दूंगा तो क्या गारंटी है कि हमारे उस ज़मीन पर जो हमारे पूर्वजों का भी टॉम्ब है
उसको आप रहने देंगे? हो सकता है आप उसे तोड़ दें। तो क्या मुझे अपने पूर्वजों के टॉम पर जाने की आज़ादी मुझे रहेगी? अपने फ्रेंड के टॉम पर जाने की आज़ादी मुझे रहेगी? अपने बच्चों के टॉम पर मुझे जाने की आज़ादी रहेगी? एवरी पार्ट ऑफ हिज सोल इज सैक्रेड टू देम, क्योंकि उनके सोल का एक एक पार्ट उनके लिए बहुत ही रिलीजियस है। द डेड पीपल ऑफ हिज रेस विल लव दिस शॉम्बर सॉल्टिट्यूड्स, और हमारे जाति के जो डेड पर्सन्स होते हैं, जो नेटिव अमेरिकन्स कहता है यहाँ पर कि हमारे जो डेड पीपल होते हैं उनके, हमारे रेस के, वो भी इस तरह का सॉलिट्यूड, इस तरह का यानी एकापन उसे पसंद होता है। He thinks that when the last dead man shall have perished, जब आखिरी डेड इंडियन खत्म हो जाएगा, the source will swarm with the invisible dead of his tribe, तो फिर क्या होगा? जब जीता जागता हर एक रेड इंडियन खत्म हो जाएगा, एक भी नहीं रहेगा, तो भी रात के अंधेरे में हमारे ट्राइब के लोग यहाँ पर इनविजिबल डेड होकर वो यहाँ पर आएंगे समुद्र के किनारे। इन ऑल द अर्थ देयर इज़ नो पीस डेडिकेटेड टू सॉलिट्यूड, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सॉलिट्यूड से बड़ा कुछ भी नहीं है। एट नाइट द डिजर्टेड स्ट्रीट्स विल बी थ्रॉन्ग्ड, रात में ये जो डिजर्टेड स्ट्रीट है, ये जो सुनसान गलियां हैं, ये भर जाएगी। किससे? हमारे जो पूर्वज हैं उनसे भर जाएगी। दैट वाज फिल्ड, जो कभी उनके जिंदा होने पर भरा रहता था, अब उनका जो उनकी आत्मा है उससे भरी जाएगी। एंड स्टिल लव इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि आज भी वो इस देश को प्यार करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अपने चीफ सीटल अपने इस स्पीच के द्वारा ये कॉन्वे करना चाहता है, ये बताना चाहता है कि हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन वाइट पीपल एंड इस ट्राइबल पीपल शुड एंड। दोनों के बीच में जो हॉस्टिलिटीज़ है, जो दुश्मनी है, वो ख़त्म हो जानी चाहिए। बिकॉज दे लीड टू रिवेंज एंड डेथ, क्योंकि अब उनके बीच में अब ये बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ही कंक्लूड्स ऑन ए होपफुल नोट। इस स्टोरी को वो एक तरह से यहीं पर ख़त्म करने की कोशिश करता है कि हिज पीपल विल बी फ्री टू विजिट द टॉम्स ऑफ द एंसेस्टर्स, कि उसके जाति के उसके जो लोग हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो फ्रीली उसके टॉम पर विजिट कर पाएंगे। यानी जो लोग मर गए हैं उनके टॉम पर जाने की अगर हमें आज़ादी होगी, अपने फ्रेंड्स और चिल्ड्रन के टॉम्स पर जाने की अगर हमें आज़ादी होगी, तो ही आपका कंडीशन, आपका शर्त मुझे मंजूर होगा, अन्यथा आपका शर्त मुझे मंजूर नहीं है। इस तरह से यहाँ पर इन्होंने अपने स्पीच को रखा है और यहीं पर ये स्पीच इस पार्ट में ख़त्म हो जाता है। सो ओके, थैंक यू फॉर टुडे।